हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है हिंदी साहित्य का, बीए फोर्थ सेमेस्टर का जो पेपर होने वाला है हिंदी साहित्य का, नाटक एवं गद्य की अन्य विधाएं, उससे संबंधित अपन कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। उसके जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है वो अपन पढ़ने वाले हैं। तो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करें आपके साथ, तो इसका जो पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है संस्मरण रेखा चित्र यात्रा वृत्तांत एवं कथा आत्मकथा के स्वरूप और विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। तो संस्मरण रेखा चित्र यात्रा वृत्तांत और आत्मकथा के जो स्वरूप है उसके ऊपर विस्तार से अपन बात करने वाले। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न होने वाला आपके सामने। तो चलो शुरू करते हैं। इससे पहले आपके सामने जो मैं पीडीएफ पढ़ा रहा हूँ ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आपको फ्री में मिल जाएगी, आपके सामने एकदम मुफ्त में। डिस्क्रिप्शन में उस टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहा हूँ, जाके वहां से पढ़ लेना आप अच्छे से। और फिर ये जो अन्य वीडियो जो कराऊंगा उसका जो लिंक वो भी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर उनको भी कर लेना। अब शुरू करते हैं अपन आपके सामने। ये चारों गद्य विधाएं व्यक्तिगत अनुभव और स्मृतियों पर आधारित होती हैं। अगर आपके सामने चारों की चारों जो गद्य विधाएं होते हैं, अगर इनके ऊपर विस्तार से जाने तो ये किसके ऊपर होती हैं? चाहे संस्मरण हो, भाई संस्मरण कोई भी व्यक्ति है उस वो अगर आपके पास था, उस व्यक्ति के जीवन के ऊपर आपने जिन जिन चीजों को सीखा है वो हो, चाहे रेखा चित्र हो और चाहे आत्मकथा हो। यात्रा वृत्तांत क्या होता है? कहीं पर आप घूमने गए, आप उस पे अपने आपने डायरी लिखी, तो वो यात्रा वृत्तांत होता है। आत्मकथा क्या होती है? कोई भी व्यक्ति है वो अपने जीवन के ऊपर, उसने जीवन में क्या क्या करते किया, उसने अपने जीवन में क्या क्या चीजें सीखी, उसके ऊपर जो इंसान अपने जीवन के अनुभव लिखता है उसको आत्मकथा के नाम से जाना जाता है। तो ये आपके सामने जितनी भी विधाएं हैं गद्य की, ये व्यक्तिगत अनुभव और स्मृतियों पर आधारित होती है। मतलब तो जीवन में इंसान खुद से अनुभव करके चीजें सीखता है उनके ऊपर, और उसकी जो स्मृतियां हैं, जो उसने पहले जो स्मृतियां जो अपने जीवन में प्राप्त हुई हैं उस पर आधारित होता है। लेकिन इनके स्वरूप और विशेषताएं अलग है। लेकिन हो सकता है भाई चारों का मूल उद्देश्य चाहे मूल जो विशेषता वो समान है कि व्यक्तिगत अनुभव पे है, लेकिन स्वरूप में आपके सामने कुछ ना कुछ अंतर दिखाई देता है। पहला आपके सामने महत्वपूर्ण पॉइंट है इसका, इसका जो पहला महत्वपूर्ण पॉइंट होता है वो क्या होता है आपके सामने? संस्मरण। संस्मरण क्या होता है आपके सामने? लेखक द्वारा स्वयं के जीवन में घटी किसी घटना, व्यक्ति या स्थान की स्मृतियों को भावनात्मक व कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करना। जैसे कि अगर आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसी घटना घटी, आप क्या हुए कॉलेज के हॉस्टल में रहा करते थे, तो आपके जीवन में वहां पर आपने क्या क्या किया, या फिर आप कोई ट्रेन के रास्ते में जा रहे थे, वहां पर आपके साथ कोई ऐसी घटना घट गई, जैसे आपने कोई चोर को पकड़ा, या फिर आपके साथ वहां पर अपने दोस्तों के साथ आपकी कोई घटना हुई। तो इस घटना को जब कोई व्यक्ति या स्थान पे घटने वाली इस प्रकार की घटना को हम, और ये इस वहां पर आपको क्या क्या स्मृतियां मिली, उनको भावनात्मक व कलात्मक ढंग से पेश करते हैं। जैसे आप कॉलेज में रहा करते तो आपके जीवन में वहां पर क्या क्या घटनाएं देखने को मिली, आपने वहां पर कैसा कैसा जीवन व्यतीत किया, उसको आप बताते हो कि भैया मेरे बहुत अच्छे दोस्त बने, उन दोस्तों के साथ हम बहुत अच्छे से एंजॉय किया करते थे, पढ़ाई में भी हम इंटेलिजेंट थे, कोकुलर एक्टिविटी भी किया करते थे, हमने छात्र नेताओं के चुनाव भी लड़े हैं। तो यही है कि आप सारी की सारी चीजों को भावनात्मक व कलात्मक ढंग से जब पेश करते हो, तो इसी को किस नाम से जाना जाता है आपके सामने? इसी को संस्मरण के नाम से जाना जाता है। इसमें मैं की उपस्थिति होती है, किंतु केंद्रीय विषय कोई और होता है। इसमें मैं मतलब मैं खुद के स्वयं के बारे में बताता है व्यक्ति, इसकी उपस्थिति जरूर देखने को मिलती है, लेकिन केंद्रीय विषय कोई और भी हो सकता है। अगले वाले पॉइंट की बात करें आपके सामने, स्मृतियां आधारित भूतकाल की घटनाएं। मतलब इंसान के जीवन में स्मृतियों पर, कि पहले जीवन में क्या हुआ, उस पे आधारित उसके भूतकाल की घटनाएं देखने को मिलते हैं। कि पहले जो उसको जो जीवन में चीजें वो सोच विचार करता है कि भाई उसके जीवन में उस समय क्या हुआ था, उन सब जो स्मृतियों के आधार पे जो पहले की घटनाएं उस पे वो जुड़ाव महसूस करता है। अगला है भावनात्मक और व्यक्तिगत जुड़ाव। मीन्स कोई भी व्यक्ति है उससे आप भावनात्मक रूप से जुड़े होंगे, या फिर आप व्यक्तिगत रूप से जुड़ाव महसूस करते हो, व्यक्तिगत जुड़ाव आपका महसूस होता है कि भाई ये व्यक्ति मेरा है, इस व्यक्ति से संबंधित आप संपूर्ण चीजों के बारे में जानते हो। कथात्मकता और के साथ सत्यता का आग्रह करना। मतलब कोई भी कथा पढ़ते हो, कोई भी मतलब जो जब आप जो पूरी की पूरी कहानी लिख रहे हो उसमें से आपके आपके सामने सत्यता भी देखने को मिलेगी, उसमें सत्यता भी आपको पता चलती है। अगला है किसी व्यक्ति या घटना को केंद्र में रखना। तो चाहे कोई व्यक्ति हो चाहे कोई घटना हो, उसको केंद्र में रखा जाता है,
तो उस केंद्र के आसपास, जैसे आपके हॉस्टल है, आप उसके कॉलेज के हॉस्टल में रखे, तो उस हॉस्टल में आपने जीवन में किस प्रकार की घटनाएं देखी हैं, उस जो व्यक्ति है, जो आपके सामने वो जो स्थान है, उस स्थान के आसपास अपनी सारी की सारी आप व्यवस्थाओं को देखोगे। समझ में आ गया? आप ट्रेन में गए तो उस ट्रेन के दौरान आपने क्या महसूस किया, आप उसको अपना लिखते हो आप। अगला है आत्मपरता के साथ वस्तुपूर्ता का संतुलन। मतलब आप आत्मा के साथ वस्तु, मतलब जो आपका भावनात्मक जो मिलन हो रहा है वहां पर आपकी आत्मा का उस वस्तु के साथ, मतलब आप जो हॉस्टल में आपने किस प्रकार से भावनात्मक जीवन जिया, तो उस प्रकार की चीजें वहां पर देखने को मिलती है। दोनों का सुगम मिलन देखने को मिलता है। उदाहरण की बात करें आपके सामने, भारतीय साहित्य में किन्होंने आज संस्मरण ज्यादातर लिखे हैं? महादेव वर्मा के द्वारा पथ के साथी संस्मरण लिखा गया। रामवृक्ष बेनपुरी के द्वारा जंजीर और दीवारें नामक आपके सामने क्या लिखा गया? आपके सामने प्रमुख जो हिंदी साहित्य है उसके अंदर संस्मरण लिखे गए। तो एक बार फिर अच्छे से याद कर लेना, महादेव वर्मा के द्वारा पथ के साथी, रामवृक्ष बेनपुरी के द्वारा जंजीर और दीवारें आपके सामने प्रमुख जो क्या है संस्मरण है उसको लिखा गया है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने रेखा चित्र। रेखा चित्र क्या होता है? कोई भी व्यक्ति, वस्तु या घटना, कोई भी एक व्यक्ति है, कोई भी एक पूरी पूरी वस्तु है और उसको कोई घटना है, उसका संक्षिप्त में मतलब छोटा सा विवरण, मार्मिक अच्छे से दर्शाने वाला और चित्रात्मक वर्णन करना होता है। कोई भी घटना है उसको आपको शॉर्ट एंड स्वीट बता देते हो, उसी को क्या कहा जाता है? चित्रात्मक के नाम से जाना जाता है। जैसे कोई भी कहानी है तो एक तो देखो जैसे पूरी फिल्म होती है और एक शॉर्ट वीडियो होता है जो ट्रेलर होता है, उस तरीके की कहानी। ट्रेलर तो काफी छोटा हो जाता है, लेकिन ये समझ लो आप एक तो पूरी 3 घंटे की मूवी बनाई, एक आपने उसी चीज को आधे घंटे में बता दिया, तो उसी चीज का रेखा चित्र बोला जाता है, स्केच बोला जाता है। जो शब्दों के माध्यम से उसे सचिव चित्र देते हैं, इसमें एक या कुछ विशिष्ट गुणों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। मतलब कोई एक गुण हो सकता है या एक से अधिक गुण हो सकते हैं, उन सभी गुणों पर ज्यादा विशिष्ट रूप से ज्यादा ध्यान दिया जाता है। विशेषताओं की बात करें आपके सामने, रेखा चित्र की यही विशेषता होती है आपके सामने की, एक तो ये क्या होता है? संक्षिप्त होता है, मतलब छोटे घटनाओं को छोटे छोटे स्वरूप में ज्यादा बताया जाता है। किसी विशेष गुण या भाव को उभारना, जैसे कि अगर आपने कोई देशभक्ति को घटना बताई, कोई सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उसके बारे में आपने बताया, तो वहां पर क्या होगी? देशभक्ति की जो भावना है उस पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। या कोई भक्ति से संबंधित चीज लिखी तो भक्ति की जो भावना उस पर ज्यादा विशेष जोर दिया जाएगा। तो ये है कोई ना कोई एक विशेष गुण ऐसा होता है उस पर ज्यादातर जोर दिया जाता है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने सजीवता और मार्मिकता। मतलब आप घटनाओं को एकदम जीवित तरीके से प्रकट करते हो व्यक्ति के सामने, और मार्मिक मतलब वास्तविकता के साथ जो जैसी जो घटना हुई है उसके हिसाब से उन सब चीजों को आप प्रकट करते हो। कल्पना से अधिक यथार्थ का सारा, मतलब जीवन में कल्पनाएं हैं, जो विचार है उससे ज्यादा किस चीज का? वास्तविकता का ज्यादा सहारा लिया जाता है। कल्पना से ज्यादा वास्तविकता को ज्यादा जीवन में महत्व दिया जाता है। अगला है वस्तुपरता की ओर झुकाव, किंतु भावनात्मक भी हो सकती है। मतलब कोई भी वस्तु होती है उसकी ओर झुकाव तो रहता है, किंतु भावनात्मक रूप से भी चीजों का वहां पर जुड़ाव देखने को मिलता है। जिसमें आपके सामने महादेव वर्मा के द्वारा अतीत के चलचित्र लिखे गए और रेखा इस स्मृति की रेखा है, जिसमें लखमा भी शामिल है। लखमा भी उन्होंने एक रेखा चित्र लिखा था जिसके अंदर एक महिला के जीवन के, स्त्री जीवन के ऊपर उन्होंने क्या क्या आपके सामने जो चुनौतियां आती है उसके बारे में लिखा था। तो इस प्रकार की चीजें आपके सामने देखने को मिलती हैं, जो महादेव वर्मा के अतीत के चलचित्र और रेखा स्मृति की रेखाएं हैं वो प्रमुख है किसमें? रेखा चित्र में। ये नाम जरूर याद करके चले जाना। ये पीडीएफ आपको फ्री में टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगी। यात्रा वृत्तांत की बात करें, लेखक द्वारा की गई किसी यात्रा के अनुभव, देखे गए स्थानों, लोगों और अनुभूतियों का जो रोचक एवं विस्तृत वर्णन किया जाता है। मतलब लेखक, कोई भी लेखक है उसके द्वारा कोई यात्रा के जितने उसने जीवन में अनुभव किए, वहां पर वो स्थानों, किन किन स्थानों पर घूमने गया और लोगों के साथ उसने कैसे अनुभूति करी, या उसका रोचक जो विवरण दिया जाता है उसी को किस नाम से जाना जाता है? यात्रा वृत्तांत किया जाता है। मतलब आप कहां पर, आप वैष्णो देवी के लिए गए या कुल्लू मनाली घूमने के लिए गए, तो आप उस घटना पर जब घूमने गए तो आपने वहां पर क्या क्या घटनाएं देखी,
कैसा वहां का परिदृश्य था, कैसे वहां के लोग थे, कैसे बाजार थे, आप कैसे गए ट्रेन के माध्यम से, बस के माध्यम से, वहां लोगों के साथ आपके कैसे कनेक्शन बने, वहां आपके कितने दोस्त बने। तो इन प्रकार की चीजें हैं जब अपन कहीं पर घूमने जाते हैं और इस दौरान आप हम अपनी जो जीवन पे होने वाली घटनाओं को वर्णित करते हैं, उसी को किस नाम से जाना जाता है? यात्रा वृत्तांत के नाम से जाना जाता है। वहां पर यात्रा वृत्तांत के आप हमारे द्वारा क्या अनुभव किए गए, किन किन स्थानों को हमने देखा, लोगों और स्मृतियों का जो रोचक वर्णन किया जाता है, उसी को यात्रा वृत्तांत के नाम से जाना जाता है। यह पाठक को यात्रा का अभ्यास करवाती है, मतलब ये जो आपके सामने यहाँ पर जब पाठक उसे पढ़ता है तो उसे भी लगता है कि वो भी कुल्लू मनाली ही जा रहा है। विशेषताओं की बात करें आपके सामने, क्या क्या विशेषताएं होती है यात्रा वृत्तांत की? यात्रा का केंद्रीय विषय होना, मतलब ये जो आपके सामने जो इस प्रकार का जो साहित्य होता है, इसमें जो यात्रा होती है वो मुख्य विषय होता है, यात्रा है उसको केंद्र में लिया जाता है। तो यात्रा वृत्तांत में तो भाई यात्रा के बारे में बताया जाएगा कि उसने किस किस प्रकार से यात्रा को किया। अगला है वर्णनात्मक और सूचनात्मक, मतलब कोई भी घटना है उसको वो एकदम वर्णनात्मक तरीके से बताएगा, एकदम सही तरीके से कि भाई उसने घटनाओं को किस किस तरीके से देखा है, वहां पर वो कैसे गया, बस के माध्यम से गया। वर्णनात्मक मतलब एकदम डिस्क्रिप्टिव रूप से, है ना, वहां पर इन इन लोगों से मिला, फिर वहां पे कुल्लू मनाली पे इस होटल में रुके, फिर वहां पर इन्होंने ऐसे अच्छे से एंजॉय किया। तो इन सब चीजों के बारे में विस्तृत रूप से बताया जाता है। भूगोल, संस्कृति, इतिहास व जनजीवन का चित्रण किया जाता है और वहां पर आपके सामने किस किस भूगोलिक परिदृश्य देखने को मिलता है, किस प्रकार का सांस्कृतिक और इतिहास देखने को मिलता है। मतलब कुल्लू मनाली में भाई बर्फ पड़ती है, आपके सामने बहुत अच्छे जो प्राकृतिक चित्रण देखने को मिलते हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं, उनका आपको परिदृश्य देखने को मिलता है, वहाँ की खूबसूरत संस्कृति है वो देखने को मिलती है। क्या वहाँ का इतिहास रहा, आपको कोई फेमस कोई टेम्पल में घूमने के लिए गए, वहां पर आप कोई फेमस जगह पर घूमने के लिए गए, उनका क्या इतिहास रहता है, वो इतनी पुरानी है तो वहां पर क्या विशेषताएं देखने को मिलती है, इन सब चीजों के बारे में आप विस्तृत रूप से जानते हो कहां पर? यात्रा वृत्तांत में। घूमता लेखक या कवि है, उसके माध्यम से आपको लगता है कि मैं भी वहीं पर विचरण कर रहा हूं। अगले वाला है पर्यवेक्षण और व्यक्तिगत अनुभव का मिश्रण, मतलब कहीं पर घूमने जा रहे हो उससे संबंधित चीजें और आपके सामने व्यक्तिगत अनुभवों का मिश्रण देखने को मिलता है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने रोचक शैली और जिज्ञासा उत्पन्न करने वाले गुण, जहां पर आपके सामने उनके द्वारा जो विषय लिखा जाता है उसमें रोचक शैली देखने को मिलती है और जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला गुण भी देखने को मिलता है कि भाई उनके द्वारा जो साहित्य की जो रचना की गई जिस प्रकार की, उसमें बहुत ही सुंदर सौंदर्य देखने को मिलता है और जिज्ञासा उत्पन्न करने वाले गुण भी दिखाई देते हैं। उदाहरण की बात करें आपके सामने, उदाहरण के लिए मैं बात करूं, राहुल संस्कृत्यान का मेरा तिब्बत यात्रा आगे का अरे यायावर रहेगा याद। यही जो आपके सामने जो प्रमुख है राहुल जो संस्कृत्यान है, उनके द्वारा मेरी तिब्बत यात्रा, वो तिब्बत पे घूमने गए थे, उस पे उन्होंने इस जो आपके पूरा का पूरा संस्मरण लिखा है और आगे के द्वारा अरे यायावर रहेगा याद, इस सब के बारे में उन्होंने लिखा है। अगले वाले 4 नंबर की बात करें आपके सामने, ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी में क्या होता है, आत्मकथा में क्या होता है, उसके बारे में अपन विस्तृत रूप से पढ़ने वाले हैं। लेखक द्वारा स्वयं के जीवन में अनेक प्रकार की घटनाएं, अनुभव, विचारों और जो भावनाओं का जो क्रमबद्ध तरीके से दर्शाया जाता है। मतलब कोई भी लेखक है, कोई भी लेखक है, उसके जीवन में, स्वयं के जीवन में किस किस प्रकार की जो घटनाएं घटी, जैसे आप बहुत बड़े अधिकारी थे, आईएएस अधिकारी थे, या फिर उनके आपने या फिर आप कोई बहुत बड़े पद पे थे या कोई ऐसे कंपनी को चलाया, तो वहां पर आपने अपने जीवन में किस किस प्रकार की घटनाएं घटी, पत्रकार हो आप, अलग अलग प्रकार के लोगों से मिलते हो। तो अगर आपका जीवन में बहुत अधिक लोगों से मिलना जुलना रहता है, आपके जीवन में बहुत सी घटनाएं घटी, तो आप सोचते हो कि भाई मैं मेरी घटनाओं के माध्यम से और लोगों को भी बताऊं कि जीवन किस प्रकार से होता है इस प्रोफेशन का। तो आप इस प्रकार की घटनाओं पे जब अपने साहित्य को रचना करते हो, उसी को क्या कहा जाता है? ऑटोबायोग्राफी के नाम से जाना जाता है। लेखक द्वारा स्वयं के जीवन की घटनाएं, अनुभव और विचारों और भावनाओं को क्रमबद्ध तरीके से दिखाया जाता है। मतलब लेखक के जो स्वयं की जो जीवन होती है, उसके जो घटनाएं होती हैं, अनुभव होते हैं और विचारों को जब भावनात्मक तरीके से और एकदम क्रमबद्ध तरीके से विस्तृत रूप से बताया जाता है, आत्मविश्लेषणात्मक वर्णन किया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है? आत्मकथा के नाम से जाना जाता है, जिसमें मैं शैली में लिखी जाती है, मतलब मेरे द्वारा क्या किया गया इसके बारे में लिखा जाता है। मैं शैली मतलब खुद के बारे में जब इंसान बताते हुए लिखता है तो उसको मैं शैली के नाम से जाना जाता है। विशेषताओं की बात करूं,
स्वयं के जीवन का लेखा जोखा, मतलब उसने, कोई भी लेखक है उसने स्वयं के जीवन में क्या क्या किया उसके बारे में आपको विस्तृत रूप से पता चलता है। जन्म से मरण तक लेखन काल का क्रमबद्ध वर्णन देखने को मिलता है। कोई भी व्यक्ति है, जब उसने जन्म लिया वहां से लेकर उसकी जो मृत्यु हुई तब तक उसने अपने जीवन में किस प्रकार की घटनाएं हैं, किस प्रकार का जीवन जिया है, उससे संबंधित आपके सामने सारी सारी चीजें देखने को मिलती हैं। उसी को आपके सामने किस नाम से जाना जाता है, उसी को आपके सामने आत्मकथा के नाम से जाना जाता है। आत्म विश्लेषणात्मक व आत्म मूल्यांकन, जहाँ पे आप व्यक्ति है वो अपने जीवन में खुद पर विश्लेषण करता है कि उसने जीवन में क्या क्या जैसा जीवन जिया है उसके बारे में बताता है और आत्म मूल्यांकन भी करता है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने ईमानदारी और विश्वसनीयता का आग्रह है, जिसमें क्या देखने को मिलता है, ईमानदारी, कोई भी व्यक्ति उसके जीवन की ईमानदारी और उसने विश्वसनीयता के बारे में पता चलता है कि भाई उसने क्यों ईमानदारी और विश्वसनीयता का आग्रह देखने को मिलता है। क्यों? कोई भी व्यक्ति जब अपने जीवन के बारे में चीजों को लिखता है तो वो थोड़ा बहुत उसमें ज्यादा सत्यता आती है। जब दूसरा व्यक्ति लिखता है तो वो बढ़ा चढ़ाकर अक्सर लिखने का प्रयास करता है ताकि वो उस जो पढ़ने वाला जो लिखवा रहा है उसको उसमें उसको थोड़ा आनंद आए और जो पढ़ने वाली जनता है उसको अच्छे से आनंद आए, ताकि क्या हो सके, उसकी किताबें ज्यादा से ज्यादा बिक सके। लेकिन खुद लिखता है तब इंसान ज्यादातर ईमानदारी के साथ ही चीजों को लिखता है। व्यक्तिगत जीवन के महत्वपूर्ण मोड़, कोई भी भैया आप अपने बारे में लिखोगे तो आपके जीवन में कहाँ कहाँ पर महत्वपूर्ण मोड़ आए, कहाँ पे आपके जीवन में संघर्ष आया और कहाँ कहाँ पर आपको उस संघर्ष को आपने पार किया और उपलब्धियां आपको कहाँ कहाँ पर देखने को मिली आपकी, सभी चीजों के बारे में आप विस्तार से बताते हो। जैसे कि आत्मकथा में मैं बात करूं तो हरिवंश राय बच्चन की, तो क्या बोलूं क्या याद करूं, महात्मा गांधी के जो आपके सामने सत्य के प्रयोग हैं, ये कुछ दो प्रमुख ऐसे जो आपके सामने आत्मकथाएं हैं जो बहुत ही ज्यादा विस्तृत है। इन विधाओं में भले कुछ समानता हो जैसे व्यक्तिगत अनुभव, किंतु प्रत्येक को अपना इस विशिष्ट शिल्प और उद्देश्य उनसे एक दूसरे से भिन्न करता है। ये जितनी भी आपके सामने विधाएं देखने को मिलती हैं इसमें कुछ ना कुछ भिन्नताएं जरूर देखने को मिल सकती हैं। जैसे कोई किसी में आपके सामने संस्मरण हो गया, जिसमें किसी पुरानी घटना के बारे में, यात्रा वृत्तांत में कोई यात्रा के बारे में पढ़ते हो, आपके सामने जो आत्मकथा में जीवन के बारे में लिखता है। लेकिन सभी में एक चीज समानता है, ये सभी व्यक्तिगत अनुभव भी होते हैं। कोई व्यक्ति है उसने कैसा जीवन में अनुभव किया उसी के आधार पर सारी चीजें लिखी जाती हैं। धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना।